जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट वन P10 एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में देखिएगा कि क्वेश्चन है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Hydrogen atom in the ground state are excited by monochromatic radiation, right? Of photon of energy 12.1 electron volt. The number of spectral lines emitted. तो ये देखिए, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, और ये n इज इक्वल टू 3 है, और ये एनर्जी लेवल है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जो एनर्जी का गैप है वो 10.2 है, ठीक है। और इसी तरह से इसका जो है वो 1.9 होगा। तो ये आपके पास जो टोटल एनर्जी है, ये जो 12.1 जब एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से तीसरे शेल में जाएगा। अब अगर वो तीसरे शेल में गया है तो आपको पता है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला आपको बताया गया है, वो n × n-1/2 है। तो क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 × 3-1/2 ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपके पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन दी हाइड्रोजन एटम्स वो इनफाइनाइट होंगी। बेशक हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन आपको पता है कि ये ट्रांजिशन मुख्तलिफ कर सकता है, मुख्तलिफ एनर्जी लेवल से वो ग्राउंड स्टेट में आ सकता है मुख्तलिफ तरीकों से, तो स्पेक्ट्रल लाइंस इनफाइनाइट हम कहेंगे। द रेशियो ऑफ द एनर्जीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये एनर्जी होती है -E0/n²। तो फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 3 रखेंगे। तो ये 4/9 होगा, तो उल्टा होकर वो 9/4 हो जाएगा, इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो देखिए, थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी का फार्मूला -E0/n² है, तो ये एनर्जी होगी 13.6/3 का स्क्वायर। तो वो कितनी आ जाएगी एनर्जी? -13.6/9। ये जो है वो थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी है। तो अगर आपने उसको यहाँ से नॉकआउट करना है तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो फिर अगर देनी पड़ेगी एनर्जी, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आप देख रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम वो नेगेटिव होती है। ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात नहीं है, जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का हिस्सा रहेगा तो उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी टोटल एनर्जी है वो भी नेगेटिव होगी, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी नेगेटिव होगी। जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड रहेगा तो उसकी जो टोटल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों क्या रहेंगी? नेगेटिव रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन गोइंग फ्रॉम लाइमन सीरीज टू फंड सीरीज। तो देखिए, अगर आप जो है वो लाइमन सीरीज से फंड सीरीज की तरफ जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप एक्साइटेड लेवल्स में जा रहे हैं। तो फिर जितना आप एक्साइटेड लेवल्स में जाएंगे उतना उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन कम तादाद में आएगा उस तरफ। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बढ़ेंगी, अपना जैसे जैसे आप सीरीज में बढ़ेंगे, जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन गोइंग फ्रॉम लाइमन सीरीज टू फंड सीरीज।
तो देखिए जितना आप हायर एनर्जी लेवल में जाते जाएंगे ना, तो वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो उसमें कम होती जाएंगी। क्योंकि देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज है, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन दूसरे से भी पहले में आएगा, तीसरे से भी पहले में आ सकता है, चौथे से भी, पांचवें से भी, लेकिन जो फिफ्थ है उसमें फिर उससे हायर एनर्जी लेवल से आने हैं। अब जाहिर बात है, प्रोबेबिलिटीज कम हो गई हैं, तो फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब 10.2, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड बाय। देखिए 10.2 एब्जॉर्ब करके वो किधर जाता है, वो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जाता है, तो वो 10.2 एब्जॉर्ब करके जाता है। अब जब वो 10.2 एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर उसका एंगुलर मोमेंटम में इंक्रीज बताना है। देखो पहले शेल का जो एंगुलर मोमेंटम है आपको पता है 1h/2 पाई होता है। दूसरे शेल का आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम 2h/2 पाई होता है। तो अगर आपने इंक्रीज मालूम करना है, यानी कि चेंज या इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, तो वो 2 × h/2 पाई -1 × h/2 पाई हो जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, h/2 पाई, और ये होता है 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड। तो अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज रेज फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। तो आपको पता है कि अगर n बढ़ेगा तो क्या होता होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती होती है, टोटल एनर्जी वो भी इंक्रीज होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि जो स्पीड है वो कम होती है। तो ये सारा कुछ आपको क्लासेस में डिस्कस करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। बेटा ये जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम है ये एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं, रिवॉल्विंग इन द सेकंड हाइड्रोजन ऑर्बिट। तो ये देखिए एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है n × h/2 पाई, और अगर आप सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं तो आप n की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये 2h/2 पाई आ जाएगा, h से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो चार्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, न्यूक्लियाई हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आपको पता है कि ये आइसोटोप्स की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विच वन मूव्स विद द ग्रेटर स्पीड। तो ये जो गैमा रे है, इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, और आप जानते हैं ये मैक्सिमम स्पीड है, तो इसलिए गैमा रे इसका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, प्लूटोनियम डिकेज विद अ हाफ लाइफ ऑफ 24,000 ईयर्स। If plutonium is stored for 72,000 years, then the fraction of plutonium that remains। तो आप देख सकते हैं कि 24,000 को आप मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये 72,000 ईयर्स बनता है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो 3 है। तो एटम्स लेफ्ट जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 की पावर n। ठीक है, तो क्योंकि 3 हाफ लाइफ हुई हैं तो फ्रैक्शन कितनी रह जाएगी, ये फ्रैक्शन ऑफ एटम्स है, फ्रैक्शन ऑफ एटम्स लेफ्ट, वो n/n0 करेंगे तो वो 1/2 की पावर n आ जाएगा। अब क्योंकि तो यहाँ पे 3 हाफ लाइफ है तो n की जगह पे 3 रखेंगे, तो ये 1/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इन अ रेडियो एक्टिव डिके नीदर द एटॉमिक नंबर नॉर द मास नंबर चेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एमिटेड इन द डिके प्रोसेस। आपको पता है कि जब एक न्यूक्लियस से अल्फा बीटा या गैमा पार्टिकल निकलते हैं तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ये जो हमने यहाँ पर जो स्टेरिक है, ये जो स्टेरिक है अभी आप देखेंगे, ये इसी इस एक्साइटेड स्टेट को शो करता है। तो जब इसमें से गैमा पार्टिकल निकल जाता है तो न्यूक्लियस डी एक्साइट हो जाता है, तो ये स्टेरिक गायब हो जाता है। तो आप जानते हैं कि गैमा पार्टिकल एज अ फोटोन की सूरत में निकलता है, तो ये डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिकेज एज फॉलोज इफ द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ एक्स आर 72 एंड 180। जो हमारा एक्स है वो है 72, उसका एटॉमिक नंबर है, और मास नंबर 180 है। देन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ x4 तक आपने जाना है। पहले आपने अल्फा निकाला है, तो x1 जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, मास नंबर उसका जो है वो 4 कम हो जाएगा, ये 176 हो जाएगा। तो उसके बाद जो है फिर आपने बीटा निकाला है,
तो मैस नंबर वो सेम का सेम रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है आपको पता है एक बढ़ जाएगा। उसके बाद आपने फिर अल्फ़ा निकाला है तो एटॉमिक मैस नंबर जो है वो 172 हो जाएगा, और जबकि एटॉमिक नंबर 69 हो जाएगा, क्योंकि दो एटॉमिक नंबर दो कम होता है। और उसके बाद अगर गैमा निकलेगा तो आप जानते हैं कि दे विल बी नो चेंज इन मैस नंबर और एटॉमिक नंबर। तो फाइनल आंसर विल बी 172 एंड 69। The penetration power of beta particle as compared to alpha particle is 100 times more। हम ये क्लास लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर अल्फा से 100 टाइम्स मोर होती है। हाँ, डेफिनेटली आप जानते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन कैपेसिटी जो है वो अल्फा से कम होती है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन जो है वो अल्फा से ज़्यादा होती है 100 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, हाफ लाइफ ऑफ रेडियम। ये बुकिश लाइन है तो ये बुक में लिखा हुआ है, वही इसका आंसर है 1620 ईयर्स। स्ट्रोंशियम 90 आपको पता है कि ये बीटा पार्टिकल का सोर्स है, जो मैंने टेबल 21.1 आपको कहा था उसमें ये सोर्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, द मैक्सिमम सेफ डोज लिमिट फॉर द वर्कर्स। ये साइड टेबल इंफॉर्मेशन से लिया गया क्वेश्चन है, तो इसका जवाब अल्फा। 1 क्यूरी, ये आइडेंटिटी आपकी बुक में लिखी हुई है कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.70 इंटू 10⁻10 becquerel। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, विच वन ऑफ द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल रीजन। तो आपको पता है कि इसमें जो लाइमन है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। बाल्मर जो है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, और बाकी ये पास्टन और ब्रैकेट आप जानते हैं इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, इन द हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वुड इन्वॉल्व द मैक्सिमम एनर्जी चेंज। जहाँ पे एक एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा तो वो फिर एनर्जी चेंज भी मैक्सिमम होगी। ये मैं एनर्जी लेवल्स जो है वो बना रहा हूँ, तो इसमें आप देखिए कि आप n इज इक्वल टू 2 से ये 2 से 1 में आए, ये ऑप्शन ए है। उसके बाद ऑप्शन बी है आपका n इज इक्वल टू 4 से 2 में आए हैं, 4 से 2 में आप ये आए हैं। फिर n इज इक्वल टू 3 to 1 है, n इज इक्वल टू 3 to 1, तो आप 3 से 1 में आए हैं, तो ये लाइन है। और आखिर में आप 3 से जो है वो 2 में आए हैं, तो फिर 3 से 2 की लाइन ये है। तो आप इन लाइंस में देख सकते हैं जो मैक्सिमम एनर्जी है वो तब निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले में आएगा, तो इसलिए इसका जो जवाब है वो चार्ली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, द लाइमन ट्रांजिशन इन्वॉल्व लार्जेस्ट चेंजेस ऑफ एनर्जी। क्योंकि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जहां से भी आए तो ये एंड होता है n इज इक्वल टू 1 से, चाहे वो 2 से आए चाहे वो 3 से आए। तो आपको पता है कि जो लार्जेस्ट एनर्जी गैप होता है वो 1 और 2 के दरमियान ही होता है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर से अगर आएगा वो 3 से 1 में आएगा या 4 से 1 में आएगा, तो लार्जेस्ट एनर्जी चेंजेस ही होंगी। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो लाइमन ट्रांजिशन है इसके नतीजे में जो आपको एनर्जी मिलती है, इट लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन एंड दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, लाइमन सीरीज इज अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये लाइमन बाल्मर पास्टन सबके लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, तो इसलिए गलत है। सी ऑप्शन देखेंगे, बाल्मर सीरीज इन द लाइन स्पेक्ट्रम इन द अल्ट्रा वायलेट, ये विजिबल रीजन में होती है मेनली। द स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूला कैन बी डिराइव फ्रॉम द रदरफोर्ड मॉडल, नहीं, ये बोहर के एटॉमिक मॉडल से डिराइव किया गया है। बीटा ऑप्शन ठीक है कि पास्टन सीरीज इज अ लाइन स्पेक्ट्रम इन द इंफ्रारेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल। यानी कि आप एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, यानी कि आप डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी की बात कर रहे हैं। तो जो रेडियो एक्टिविटी है, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर से जो है वो रेट ऑफ डिके जो है वो इसको चेंज कर सकें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज। द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम, पहले देखें कि आपने लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिन, राइट,
इसका रेशो क्या पड़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और लाइमन सीरीज के लिए जो है वो एन आपको पता है कि 2 होगा और पी जो है वो 1 होगा। तो यहाँ पर आप रखेंगे 2 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 ओवर अपना 4 माइनस 1 3। तो ये लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिन होगा। तो उसके बाद जो है आप देखिए कि आपसे जो पूछा गया है वो लैम्डा मिन टू लैम्डा मैक्स पूछा गया है, एंड डेफिनेटली इट विल बी रिवर्स, इसके उलट होगा ये। आप इसको इन्वर्ट कर देंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो आपको लेक्चर में बताया गया था कि टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, या इस तरह कह लीजिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी है। तो अब देखें टोटल एनर्जी हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, थोरियम चेंजेस इनटू बिस्मथ एंड द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ये 90TH238 है। अब ये जो है ये बन गया है आपके पास। अब आपने नंबर ऑफ अल्फा देखने सबसे पहले। तो नंबर ऑफ अल्फा का मैंने आपको बताया हुआ है कि आप पेरेंट्स न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस के मैस के दरमियान डिफरेंस देखो। तो ये 238 माइनस 222 ये कितना बन जाएगा 16। तो अब 16 ये बन गया, 16 ये बन गया। तो अब अगर आप इसको 4 से डिवाइड करें तो ये कितना कितना आ जाएगा 4 जो है वो नंबर ऑफ अल्फा आ जाएंगे। अब अगर इसमें से 4 अल्फा ही सिर्फ निकलते तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 जो है वो कम हो जाता। तो ये कितना आ जाता 82 आ जाता। और इसका जो मैस नंबर है वो फिर आपको पता है कि 16 कम होता। तो ये 222 आ गया। अब देखें कि जो बिस्मिथ है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 जो है वो नहीं है, 83 है। तो इसका मतलब है कि अगर 82 से 83 हुआ है तो यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल निकला होगा। तो यहाँ से यहाँ जो है वो 4 अल्फा निकले हैं और ये जो है वो 1 बीटा निकला है। तो ये डेल्टा ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखेंगे 28, इन द मेन postulate of Bohr atomic theory the angular momentum of the electron in the hydrogen atom is given by the relation। तो आपको पता है कि बोहर के जो पास्टुलेट हैं उसमें कहा गया है कि किसी भी ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr वो n इंटू h ओवर 2 पाई होगा। तो ये चार्ली ऑप्शन विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, इन द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड दिस। आपको पता है कि यहाँ पे अल्फा निकला होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 कम हुआ है और मैस नंबर जो है वो 4 कम हुआ है। उसके बाद देखें फर्दर एमिशन के साथ ना एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ा है ना मैस नंबर पे फर्क पड़ा है। तो फिर इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसमें गैमा पार्टिकल निकला है। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या हुआ होगा, Z-2 + 1 हुआ होगा। तो Z-2 + 1 हुआ है तो ये बीटा पार्टिकल की वजह से +1 हुआ है, क्योंकि मैस नंबर देखें ये और ये सेम है। तो इसका मतलब है जो तरतीब बनेगी वो ये बनेगी कि फर्स्ट जो है वो अल्फा फिर गैमा फिर बीटा। तो इसके लिए ऑप्शन डेल्टा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, इन एनी बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी, अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ओवर काइनेटिक एनर्जी का रेशो जो होता है वो -2 होता है। तो अब आपसे पूछा गया है इसका उलट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ओवर पोटेंशियल एनर्जी का रेशो। तो वो कितना हो जाएगा, वो -1/2 हो जाएगा। तो इसलिए इसका चार्ली ऑप्शन आया। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फॉल्स। एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द n इज इक्वल टू सेकंड ऑर्बिट इज लेस देन n इज इक्वल टू 1। ये ट्रू है बिकॉज फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि जब आर बढ़ेगा n इज इक्वल टू 2 में आर बढ़ जाएगा तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, और अगर फोर्स जो है वो कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट इज मोर। डेफिनेटली ये मोर है
क्योंकि आपको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी ठीक है। और के काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट इज लेस देन द फर्स्ट ऑर्बिट, ये भी सही है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। लास्ट में देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट इज लेस देन इट एन इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट, ये गलत है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -1/n² के। तो ये नेगेटिव साइन मतलब उलट देता है। और आपको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के बढ़ाने से, आपको पहले भी डिस्कशन में बता चुका हूं कि पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है, और जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी T.E वो भी बढ़ती है, जबकि डेफिनेटली जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, वो कम होती है। तो इसलिए इसका डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी बोहर यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है कि बोहर का जो सेकंड पास्टुलेट है ये हम लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पास्टुलेट में बोहर ने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज दी n टाइम्स h/2π, तो उसने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अपने पास्टुलेट में ही यूज किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लियाई आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियाई हैविंग सेम प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें आप देखिए कि अगर आप 34 करें या 71 - 31 करें तो दोनों जो है वो क्या आते हैं, वो 40 ही आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, एन अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वो हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, और हीलियम के न्यूक्लियाई के अंदर क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अल्फा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, अ रेडियो एक्टिव एटम एक्स एमिट्स अ बीटा पार्टिकल, द रिजल्टिंग एटम। आपको पता है कि अगर कोई भी आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस है ये, तो जब आप इससे एक बीटा पार्टिकल निकालते हैं अलॉन्ग विद एंटी न्यूट्रिनो, तो जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और मैस नंबर जो है वो वही रहता है। तो इसका जो जवाब है वो क्या आ जाएगा, बीटा ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन जो है वो 36 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 36, एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10⁻³ dps, यानी कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, dps। इट्स हाफ लाइफ इज 1 सेकेंड। अगर हाफ लाइफ जो है वो 1 सेकेंड है, आफ्टर 3 सेकेंड इट्स एक्टिविटी, तो 3 सेकेंड के बाद उसकी जो एक्टिविटी है, ये उसकी इनिशियल एक्टिविटी थी, तो आपको पता है A/A0 ये बराबर है 1/2 की पावर n। तो अगर आपने a मालूम करना है तो वो A0/2 की पावर n है। तो अगर A0 10⁻³ है यानी कि 1000 है, तो डिवाइड कर दें 3 सेकंड में 2 की पावर 3 यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 8, तो ये क्या आ जाएगा, 125, बीटा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द टाइम फॉर हाफ ऑफ द सब्सटेंस टू डिके, इसका डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड द हाफ लाइफ। वो आपको पता है बुक में तो इस तरह लिखा हुआ है ना, लेमडा इंटू हाफ लाइफ बराबर है 0.693, लेकिन आपको लेक्चर में बताया गया था कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 बराबर होता है 0.693 के। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो ये ऑप्शन आपके पास डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, विच वन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिवर कैंसर, ये आपकी बुक की इंफॉर्मेशन है। 40 क्वेश्चन देखेंगे, द स्पेक्ट्रा विच इज ऑब्टेन्ड बाय द एब्सॉर्प्शन और द एमिशन ऑफ द रेडिएशन बाय द एटम्स। एटम है तो सिंगल आइसोलेटेड एटम, मतलब इसका मतलब है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बाकी बताया आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल का बनता है, बैंड स्पेक्ट्रा ये मॉलिक्यूल्स जो है वो बैंड स्पेक्ट्रा भी बनाते हैं। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा आपको पता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का होता है। असल में जो वर्डिंग है वो बैंड स्पेक्ट्रा है जो कि मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा सिंगल आइसोलेटेड एटम बनाते हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन।
41 देखेंगे, इन अ हाइड्रोजन एटम विच ट्रांजिशन प्रोड्यूस द फोटोन ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। तो जिसमें एनर्जी गैप सबसे कम होगा, और आप देख सकते हैं कि 4 से 3 के दरमियान एनर्जी गैप सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज, वो +2 होता है। 43 देखेंगे, रेडिएशन विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर। आपको पता है आयोनाइजेशन एबिलिटी के एतबार से जो नंबर 1 पे है वो अल्फा है, नंबर 2 पे जो है वो बीटा है, और नंबर 3 पर गैमा है। तो चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, ये 9F18 8O18 हो गया, +X+Y+Q है, इन दिस इक्वेशन X एंड Y। तो इसमें जो है वो आप देखें कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक कम हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव बीटा डिके है, राइट। तो पॉजिटिव बीटा डिके में ये +1 0, तो दैट्स वाई ये पॉजिट्रॉन है। और ये वाला पार्टिकल कौन सा हो सकता है, न्यूट्रिनो, और एक एनर्जी निकली होगी। तो ये बीटा ऑप्शन सही है कि एक्सिस जो है वो पॉजिट्रॉन है और वाई जो है वो न्यूट्रिनो है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन इज 131 इन 8 days। If 20 mg is present initially, how much iodine is left behind after 2 half lives? तो n ओवर n नॉट, ये m ओवर m नॉट हो जाएगा। m ओवर m नॉट बराबर है 1/2 की पावर n। तो आपसे m पूछा गया है, वो आ जाएगा m नॉट ओवर 2 की पावर 2, क्योंकि 2 हाफ लाइफ थी। तो पहले अगर 20 था तो 2 की पावर 2 4 है, तो फिर जवाब क्या आ जाएगा, 5 mg आ जाएगा, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, 4.5 इंटू 10⁹ ईयर इज द हाफ लाइफ ऑफ, ये यूरेनियम की हाफ लाइफ है, आपकी बुक में लिखी हुई है। द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम इज 1590 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स शैल द अर्थ लूज ऑल द रेडियम। आपको पता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू डिके कंप्लीटली, वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो आप जानते हैं कि आप हाफ लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इट्स प्योरली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इसका जवाब चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, इन बीटा डीके न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस बिकम व्हाट रेलेवेंट टू द ओरिजिनल न्यूक्लियस। तो चलें एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है। तो इसमें से आपने एक जब बीटा पार्टिकल जो है, आपको पता है कि जब एमिट होता है अलॉन्ग विद एंटी न्यूट्रिनो, तो जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, लेकिन मैस नंबर वही रहता है। अब आप देखिए कि दीज न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मैस नंबर, और बाय डेफिनेशन इनको क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। तो 50 देखिएगा, 1 रेड इज इक्वल टू, ये आपको पता है कि एसआई यूनिट जो है वो ग्रे होता है। 1 ग्रे जो है 1 ग्रे वो आपको पता है कि जाउल पर केजी होता है, और 1 रेड 0.01 ग्रे होता है। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 ग्रे रेड इज इक्वल टू 0.01, और ग्रे की जगह आप इसको जाउल पर केजी भी लिख सकते हैं। सो देयर यू गो, आपकी ये लास्ट डिस्कशन थी P10 की। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो until next discussion, it's Allah Hafiz beta. Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.